देखिए, आज का ये जो छोटा सा लेक्चर है ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होता है ना वो किस तरीके का एविडेंस होता है। देखिए, हमारे एविडेंस एक्ट में एविडेंस दो तरीके से दी जा सकती है, ये बता रखा है। सबसे पहले तो ओरल एविडेंस और दूसरा तरीका हमें बता रखा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उसका पार्ट है और ये बात डेफिनेशन क्लॉज में अमेंडमेंट से डाली गई है। यहाँ तक हमें क्लियर है। दूसरी चीज़ कि अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंदर एडमिसेबल कैसे होगा, इसके लिए क्या प्रोसीजर बता रखा है। तो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65A एंड 65B इसके बारे में बात करता है। ये हम आज थॉरोली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले 65A पढ़ेंगे। 65A मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ जिससे कि आपको जब हम पढ़ेंगे तो आइडिया लग जाए कि इसके अंदर क्या कहना चाहता है। 65A में बता रखा है कि एक 65B में सर्टिफिकेट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जब ये कंडीशन सारी फुलफिल हो जाती है जो कि हमें 65B में बता रखी है तो ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में एडमिसेबल होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो जब भी हम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें 65B का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। 65B का सर्टिफिकेट का क्या मतलब है, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लेके आ रहे हो, जो आप एज एन एविडेंस जो आप रिकॉर्ड प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, क्या वो ऑथेंटिकेटेड है, क्या वो एक लॉफुल अथॉरिटी में जो वो इन्फॉर्मेशन रखी गई थी उस जगह से लिया गया है, क्या जो वो इन्फॉर्मेशन है वो एक प्रॉपरली ऑपरेटेड सोर्स से लिया गया है, जैसे जो कंप्यूटर वगैरह था वो प्रॉपरली ऑपरेटेड थे कि नहीं थे, वो लॉफुल अथॉरिटी में था कि नहीं था। इस तरीके की कुछ कंडीशंस होती है। जब वो फुलफिल हो जाती है तो इसका मतलब हम उसकी एविडेंस इलेक्ट्रॉनिकली एडमिसेबल कर सकते हैं। तो 65A जो है वो हमें सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के जो भी कंटेंट्स हैं, द कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मे बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 65B। मतलब 65A कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हम 65B के माध्यम से प्रूव कर सकते हैं और ये 2000 के अमेंडमेंट से डाला गया है। अब हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए हमें 65B को समझने की ज़रूरत है। और 65B जो है ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आप कह सकते हो। इसमें 5 पॉइंट है और पाँचों को अगर आप थॉरोली समझ लोगे तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बहुत ही कुछ कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स अगर आप लोगों को याद रह गए ना तो आप इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो और प्री में भी आपको अच्छे से आप मार्क कर सकते हो। तो 65B का क्लॉज 1 क्या कहता है, एक बार पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद हम इसकी लैंग्वेज को रीड करेंगे। कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हमारे पास रखी हुई है, वेदर इट इज़ प्रिंटेड ऑन अ पेपर और स्टोर्ड और रिकॉर्डेड और कॉपीड इन एनी ऑप्टिकल और द मैग्नेटिक मीडिया, किसी भी फॉर्म में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर हमारे पास रखा गया है तो दैट रिकॉर्ड शैल बी डीम्ड टू बी अ डॉक्यूमेंट, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर आउटपुट। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे पेन ड्राइव्स हो गई, फ्लॉपी हो गया, CD हो गई, इस सब को हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर आउटपुट। और इसको हम क्या मानेंगे, डॉक्यूमेंट मानेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही होता है वो। बस उसको प्रूव करने का एक प्रोसीजर होता है। क्यों प्रोसीजर दिया गया है, जिसकी वजह से एक ऑथेंटिक एविडेंस जो है वो कोर्ट के सामने लाई जाए। तो इसकी लैंग्वेज को मैं रीड करती हूँ। नॉट विथ सेंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, इस एक्ट में कोई भी बात होते हुए भी एनी इंफॉर्मेशन कंटेन इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के फॉर्म में हमारे पास रखी हुई है, विच इज़ आइदर प्रिंटेड ऑन अ पेपर, एक प्रिंटेड ऑन अ पेपर, स्टोर्ड, रिकॉर्डेड, copied in a optical or the magnetic media, produced by the computer, that shall be deemed to be document। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन सब को हम क्या मानेंगे, डॉक्यूमेंट मानेंगे। दूसरी बात, इफ़ द conditions mentioned in this section are satisfied in relation to the information and the computer in question, then shall be admissible। अब आगे ये कहना चाहता है कि यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, यहाँ तक तो हमें क्लियर है, इफ से पहले तो हमें क्लियर है। इसके बाद में ये कह रहा है कि
हमने आगे कुछ कंडीशंस दे रखी है, 2 से लेके 4 तक की जो सब क्लॉजेस हैं इसके अंदर हमने कंडीशन दे रखी है। ये क्लॉजेस में बता रखा है हमने जो कंडीशंस बता रखी है वो अगर फुलफिल हो जाती है तो उसको हम एडमिसिबल करेंगे एविडेंस के अंदर विदाउट द प्रूफ और विदाउट प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल। ये बात हमें आगे बताइए। इफ़ द कंडीशन मेंशन इन दिस सेक्शन आर सेटिस्फाइड इन रिलेशन टू द इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर इन क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग और कंप्यूटर इन क्वेश्चन, जो कंप्यूटर है जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ली गई है उन दोनों के रिगार्डिंग जो भी हम कंडीशंस हमने डाली है आगे, जब वो फुलफिल हो जाती है, एंड शैल बी एडमिसिबल इन द प्रोसीडिंग विदाउट फर्दर प्रूफ और द प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल। तो हम क्या करेंगे, उसको एडमिसिबल करेंगे विदाउट फर्दर प्रूफ और प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल एज एन एविडेंस और एनी कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल और एनी फैक्ट स्टेटेड देयरिन ऑफ विच डायरेक्ट एविडेंस वुड बी एडमिसिबल। आ गई बात समझ में। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्लॉज हमें बताता है देयर आर द कंडीशंस रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्यूटर आउटपुट दैट शैल बी फॉलोइंग। जिस कंडीशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये फॉलोइंग कंडीशन है। तो जो हमें इसका क्लॉज 2 बताता है वो 4 कंडीशन बताता है ABCD, जो आपको पॉइंट वाइज एज इट इज़ याद होनी चाहिए। सबसे पहली क्या बताता है, दैट इफ़ देयर इज़ एनी कंप्यूटर आउटपुट, अगर कोई भी कंप्यूटर आउटपुट है, जो कि हमने शुरू में पढ़ा कि वो क्या होता है कि किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास रिकॉर्डेड या फिर स्टोर्ड या फिर प्रिंटेड ऑन अ पेपर किसी भी फॉर्म में रखी गई है, ठीक है, तो इफ़ देयर इज़ एनी कंप्यूटर आउटपुट एंड द इंफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ कोर्ट, अगर हम कोर्ट में उसका एविडेंस देना चाहते हैं, देन इट मस्ट बी शोन दैट इट वॉज इन अ लॉफुल कस्टडी, सॉरी इन अ लॉफुल कंट्रोल, कि वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक लॉफुल कंट्रोल में थी, एंड सच इन्फॉर्मेशन वॉज रेगुलरली स्टोर्ड इन इट। फर्स्ट पॉइंट जो है हमें यही बात बताता है। देखो हम इसको रीड करते हैं। द कंप्यूटर आउटपुट कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग द पीरियड ओवर विच द कंप्यूटर वॉज यूज्ड रेगुलरली टू स्टोर or process the information for the purpose of the activities regularly carried on over that period by the person having lawful control over the use of the computer। तो इसमें आपको 2 चीज़ें याद करनी है। पहली चीज़ कि रेगुलरली स्टोर इन द, वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो रेगुलरली स्टोर होती थी इसमें। दूसरा, पर्सन हैविंग द लॉफुल कंट्रोल ओवर दैट कंप्यूटर, किसी पर्सन का उस पर लॉफुल कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं इट शैल बी टेकन फ्रॉम दैट कंप्यूटर इन विच इट वॉज रेगुलरली फेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स। वो इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स में, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ आपकी हो रही है उस टाइम, उसके दौरान वो उसमें फेड होनी चाहिए। तो ड्यूरिंग द सैड पीरियड इंफॉर्मेशन ऑफ द काइंड कंटेन इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और द काइंड फ्रॉम विच the information so contained is derived was regularly fed into the computer in the ordinary course of the said activities। तो ये ordinary course के अंदर वो उसमें कंप्यूटर में फीड होनी चाहिए। तीसरी चीज़, जो इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं वो एक ऐसे कंप्यूटर से ली हुई होनी चाहिए जो प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा था। तीसरा पॉइंट ये बताता है हमें, थ्रू आउट द मटीरियल पार्ट ऑफ द सैड पीरियड the computer was operating properly, or if not, then in respect of any period in which it was not operating properly or was out of the operation during that part of the period was not such as to affect the electronic record or the accuracy of its content। अगर वो कंप्यूटर ऐसा कुछ पीरियड है जिस टाइम पे वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर रहा था, तो वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि वो उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एक्यूरेसी को अफेक्ट करे, उसके कंटेंट की एक्यूरेसी को इफेक्ट करे। आया समझ में। चौथा पॉइंट कहता है जो भी इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं इट कैन बी डिराइव्ड इंफॉर्मेशन और रिप्रोड्यूस्ड इंफॉर्मेशन। 2 टर्म्स याद करनी है आपको। डिराइव्ड इंफॉर्मेशन वो होती है जो किसी और सोर्स से, कहीं और से हमने ऑब्टेन करी है, और रिप्रोड्यूस क्या होती है कि किसी भी प्रोड्यूस जो चीज़ है उसको वापस से बनाना, रिप्रोड्यूस करना, किसी भी इंफॉर्मेशन को वापस से बनाना। इट कैन बी डिराइव्ड और रिप्रोड्यूस। मैं इस पर मार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को रिप्रोड्यूस और डिराइव्ड
और ऊपर वाले में कि वो जो कंप्यूटर है वो प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा हो। तो अब आप लोग सेकंड पॉइंट देखो, क्योंकि इसी के अंदर वो कंडीशंस दे रखी है जो अगर फुलफिल हो जाएगी तो वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट, उसको एक्यूरेसी देगी और उसी की वजह से 65B का जो सर्टिफिकेट होगा वो आप दे पाओगे और इन्फॉर्मेशन एडमिसिबल होगी। तो 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कहना चाहता है हमें कि वो लॉफुल कंट्रोल, जो जहाँ से भी आपने इंफॉर्मेशन ली है वो एक लॉफुल कंट्रोल में होनी चाहिए और रेगुलरली स्टोर इन इट होनी चाहिए, जो कि मैंने मार्क कर रखा है। उसके बाद में बी पॉइंट देखो, उसके अंदर कहता है कि एक ऐसे कंप्यूटर से ली हुई होनी चाहिए वो जो रेगुलरली उसके अंदर ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर फीड होनी चाहिए। तीसरी, वो कंप्यूटर प्रॉपरली ऑपरेट होना चाहिए, और अगर नहीं भी होता, अगर वो कोई ऐसा दौरान, ऐसा पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो गया कि कंप्यूटर जो है इट वाज नॉट ऑपरेटिंग प्रॉपरली, तो वो उस इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी को या फिर उसके कंटेंट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। और चौथी बात कि वो इंफॉर्मेशन इट कैन बी डिराइव्ड और रिप्रोड्यूस्ड इंफॉर्मेशन, और दोनों की मीनिंग मैंने आपको अच्छे से बता दी है। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों क्लियर हो गए। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता था हमें कि जो इन्फॉर्मेशन हम लेके आ रहे हैं वो उसको, पहली बात तो उसको कंप्यूटर आउटपुट बोलते हैं, और कंप्यूटर आउटपुट क्या होता है वो मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में है और वो प्रिंटेड, चाहे वो पेपर पे प्रिंटेड हो, चाहे स्टोर्ड हो, चाहे रिकॉर्डेड हो या फिर कॉपीड हो, ये चारों चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दी। अब मैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट बताती हूँ। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अब थर्ड पॉइंट हमें कहता है, थर्ड क्लॉज जो है वो हमें बताता है कि जब जहाँ भी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही थी और जो उसकी प्रोसेसिंग हो रही थी वो एक नहीं, वो 2 कंप्यूटर्स के माध्यम से हो रही थी। तो किस तरीके से हम उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे और 2 कंप्यूटर्स के थ्रू वो कैसे हो सकती है। तो 2 कंप्यूटर्स जो हैं उनको जोड़ने का प्रोसेस होता है। एक तो होता है कॉम्बिनेशन कहते हैं जिसे, एक होता है सक्सेशन, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कॉम्बिनेशन एंड सक्सेशन, इन दोनों को मिलाकर के कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं, मतलब इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो जोड़ी जा सकती है। तो इसकी हम लैंग्वेज पढ़ते हैं। वेयर ओवर any period the function of storing and processing information for the purpose of the activities regularly carried on over that period as mentioned in clause A of subsection 2। subsection 2 clause A के अंदर हमने वो वाली बात पढ़ी थी कि लॉफुल कंट्रोल में होनी चाहिए और रेगुलरली स्टोर होनी चाहिए। तो जो रेगुलर स्टोर करने का जो काम है वो was regularly performed by the computers, whether by a combination of the computer operating over that period or by different computers operating in succession over that period. By different combination of computer operating in succession over that period, in any other manner involving the successive operation over that period in whatever the order of one or more of the computer and one of more of the combination of the computer। मतलब किसी और तरीके से। फोर्थ पॉइंट कहता है किसी और तरीके से। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर के थ्रू वो जुड़े हुए हैं, दूसरा सक्सेशन, तीसरा डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेशन, और चौथा एनी अदर मैनर। ये 4 तरीके से अगर 2 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो भी हम उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन? इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। और उन दोनों कंप्यूटर्स को या फिर जितने भी कंप्यूटर्स इन माध्यम से जुड़े हुए हैं उनको आप सिंगल कंप्यूटर मान के चलेंगे। एंड रेफरेंस इन दिस सेक्शन टू द कंप्यूटर शैल बी कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। All the computers used for the said period for the said purpose during that period shall be treated for the purpose of this section as constituting a single computer। आप उसको सिंगल कंप्यूटर मान के चलेंगे। आ गया समझ में? Now fourth clause says that if any evidence is to be taken of any statement then its certificate should be taken from that person who is in responsible position। मतलब कि जैसे वो ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स एंड बिलीव्स, जो भी वो इंफॉर्मेशन के थ्रू हम कोर्ट में रखना चाहते हैं तो उसकी उससे हमें एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट टू सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। कंडीशंस तो हमें 2 में बता दी गई है क्लॉज 2 में, लेकिन सर्टिफिकेट हमें 4 में मिलेगा। तो इसको हम रीड करते हैं। इन एनी प्रोसीडिंग वेयर इट इज desired to give a statement in evidence by the virtue of this section
अ सर्टिफिकेट डूइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स दैट इज टू से। अब देखो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, ये मैंने आपको बताया कि अगर जब भी हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है तो हमें एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, और वो पर्सन देगा जिसको प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर नॉलेज ही कह सकते हैं हम, फैक्ट्स की प्रॉपर नॉलेज उसको होनी चाहिए, उससे हम वो सर्टिफिकेट लेंगे। अब नॉलेज किस चीज़ की नॉलेज होगी, जैसे कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये इस प्रॉपर सोर्स से गया हुआ है, उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करेगा, उसके पर्टिकुलर्स बताएगा क्या है क्या नहीं, ये सब चीज़ें। तो रीड करते हैं, टू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड containing in the statement and describing the manner in which it was produced and giving such particulars of any device which is involved in the production of that electronic record। यही दोनों बातें इसमें बताई हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उन दोनों को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। और वो काम किसका है, वो पर्सन जो उस रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है कि वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है। अब देखो प्रोविजनली अगर हम देखें तो 65A और 65B ये तो हमने कंप्लीट कर दिया। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ जिससे कि ये इजीली आपको याद हो जाए। देखो 65A तो बोलता है कि अगर आपको कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रूव करना है तो वो 65B के अकॉर्डिंग होगी। 65B में कुछ कंडीशंस बता रखी है, उसको प्रूव करनी पड़ेगी। 65B पढ़ते हैं अब हम। 65B के 5 क्लॉजेस हैं, जिसमें पहला क्लॉज कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो अगर वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के फॉर्म में आपके पास रखी हुई है, अगर वो वेदर इट इज़ प्रिंटेड ऑन अ पेपर और स्टोर्ड और रिकॉर्डेड और कॉपीड इन एनी ऑप्टिकल और द मैग्नेटिक मीडिया, ये पांचों पॉइंट हम एज इट इज़ डाल दें तो अच्छी बात होगी, है ना। तो उसको हम क्या मानेंगे, डॉक्यूमेंट ही मान के चलेंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर आउटपुट बोलते हैं। और जो हमें सेकंड पॉइंट के अंदर, सेकंड क्लॉज के अंदर जो हमें कुछ कंडीशंस दे रखी है, वो कंडीशंस हमें फुलफिल करनी पड़ेगी इस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली प्रूव करने के लिए, एडमिसिबल बनाने के लिए। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं तो सेकंड में 4 कंडीशन दे रखी है। सबसे पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि जो इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं वो एक लॉफुल कंट्रोल में होनी चाहिए। दूसरी बात, रेगुलरली स्टोर होनी चाहिए उसके अंदर। बी कहता है कि इट शुड बी रेगुलरली फेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स इन द कंप्यूटर, जिसके अंदर से हमने वो इंफॉर्मेशन ली है। सी कहता है इट शुड बी टेकन फ्रॉम दैट कंप्यूटर जो कि प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा हो, और अगर वो नहीं कर रहा था तो वो उसको किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करना चाहिए इन्फॉर्मेशन को। और चौथा मैंने बताया था डिराइव्ड और रिप्रोड्यूस्ड, वो इन्फॉर्मेशन कैसी भी हो सकती है। फिर थर्ड क्लॉज हमें क्या कहता है कि वो जो कंप्यूटर जिससे हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो हो सकता है कि कंप्यूटर सिंगल कंप्यूटर ना हो सकता है 2 कंप्यूटर जुड़े हुए हो बाय दी मीडियम ऑफ क्या क्या बताया था हमें, वो कॉम्बिनेशन था एक, तो एक सेकेंड, कॉम्बिनेशन और सक्सेशन और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या फिर एनी अदर मैनर, किसी भी तरीके से वो जुड़े हुए हों, लेकिन हम उन्हें क्या मानेंगे, सिंगल कंप्यूटर ही मानेंगे। और नेक्स्ट हमें बताया उसके बाद में कि फोर्थ पॉइंट ये रहा। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जब भी हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमें ऐसे पर्सन से एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है जो आइडेंटिफाई कर सके उस इंफॉर्मेशन को कि जो वो इंफॉर्मेशन है वो कैसी है, सही मतलब ओरिजिनल रिकॉर्ड से आई है वो इन्फॉर्मेशन, और पर्टिकुलर्स ऑफ डिवाइस को भी वो क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। तो ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन से हमें सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद में मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। उन केसेस के बिना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का आंसर लिखना इट इज़ मतलब अधूरा है वो उन केसेस के बिना। वैसे तो बहुत सारे केसेस है लेकिन मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। सबसे पहला केस है अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर। इसके अंदर बोला है कि 65B का जो सर्टिफिकेट है ना वो मैंडेटरी है। एक केस आया था इससे पहले एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू, उसको ओवर रूल किया है अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर ने। उसमें बोला था कि 65B का जो सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एज अ सेकेंडरी एविडेंस विदाउट फॉर्मेलिटीज ऑफ 65B दे सकते हो। तो उसको ओवर रूल किया था अनवर पीवी में, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताया कि 65B का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट केस ये भी है टोमासो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में बोला था कि
कोर्ट को जब ये लग जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन, वो ऑथेंटिक है, तभी कोर्ट उसको रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे एक और लीडिंग केस है जो कि अभी 2020 में आया है, अर्जुन पंडित राम कोटकर वर्सेस कैलाश खुशनराव। इस केस के अंदर बोला, नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन अर्जुन पंडित के नाम से फेमस है ये केस। नो सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। कोर्ट कैन आस्क टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट इन द लेटर स्टेज ऑल्सो। द सर्टिफिकेट ऑफ 65B का जो 4th क्लॉज था इज नॉट मैंडेटरी एंड it is the discretion of the court, but the general rule is that it is a condition precedent. जनरल रूल तो कहता है कि कंडीशन प्रेसिडेंट है, आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट के अंदर एडमिसिबल करने के लिए सबसे पहले सर्टिफिकेट की ही रिक्वायरमेंट है। जनरल रूल तो यही कहता है, लेकिन हमें ये केस से बताया, इस केस में ये बताया गया कि हमें सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद में एक केस और देख लो, रविंद्र सिंह वर्सेस पंजाब। इसके अंदर क्या बोला कि ये जो 4th क्लॉज का जो 65B के 4 का जो हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं ये मैंडेटरी है, पहली बात तो। दूसरी बात कि इसकी जगह पे हम ओरल एविडेंस नहीं दे सकते कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये सही थी, या फिर ये हम एक लॉफुल अथॉरिटी से लेकर के आए हैं, लॉफुल कंट्रोल से लेकर के आए हैं। ओरल एविडेंस अलाउ नहीं होगा। सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, मतलब सर्टिफिकेट ही लाना पड़ेगा इस एविडेंस को देने के लिए। तो ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी और जितना मैं बता सकती थी मैंने उस तरीके से इसे समझाने की कोशिश करी है। थैंक यू।